दोस्तों धारा 144 सीआरपीसी के तहत आने वाली एक धारा है जिसका पूरा नाम दंड प्रक्रिया संहिता है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यह कानून सन 1973 में पारित किया गया था और इसके बाद इसे 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दिया गया था। किसी भी अपराध के घटित हो जाने पर पुलिस द्वारा 2 प्रकार की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, प्रोसीजर अपनाया जाता है। पहली प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में की जाती है। और ये दोनों ही प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएंगी, इसका पूरा ब्यौरा लेखा जोखा सीआरपीसी में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों देश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है, धारा 144 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही लागू की जाती है। इसके बाद जहां पर इस धारा को लागू किया जाता है वहां के लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि धारा 144 है क्या और किस संहिता के अंतर्गत ये धारा आती है। धारा 144 सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, इसी के अंतर्गत आती है धारा 144। इसलिए आगे से जब भी धारा 144 का जिक्र आए या किसी को बताया जाए या किसी से कोई सवाल पूछा जाए, आपका प्रश्न होना चाहिए कि सीआरपीसी का सेक्शन 144 क्या है। बिना अधिनियम या कानून के किसी भी धारा का कोई महत्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछे कि कानून में धारा 144 क्या है, तो ये प्रश्न ही गलत होगा। बजाय इसके आपका प्रश्न होना चाहिए कि सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या है। कई सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सेक्शन 144 कर्फ्यू से भी संबंधित है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कर्फ्यू को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है। सीआरपीसी का सेक्शन 144 प्रोहिबिटिव ऑर्डर के बारे में बात करता है, जिसे हम हिंदी में निषेधाज्ञा कहते हैं। जिन प्रशासनिक अधिकारियों के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है, वो इस धारा को लागू करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मजिस्ट्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, उसी का भाग होता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशरी या न्यायपालिका के पार्ट होते हैं, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा की पावर दी गई है। वो किसी भी चीज को निषेध कर सकता है जो लोक शांति और व्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, या ऐसी कोई बात जिससे लॉ एंड ऑर्डर या विधि और व्यवस्था में बाधा या उसके बिगड़ने का डर हो। इन सभी बातों के लिए सेक्शन 144 में प्रावधान किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 144 को लेकर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि इसके प्रोविजन क्या क्या हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसके तहत क्या कर सकती है, क्या पावर है। इससे रिलेटेड केस लॉज के बारे में भी हम बात करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर धारा 144 को लेकर गाइडलाइंस दी हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन 144 में क्या प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि सेक्शन 144 को लागू करने के लिए कौन कौन लोग प्राधिकृत होते हैं, अथोराइज होते हैं, या किन किन के पास पावर होती है। डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में एक होता है और इन्हें हम जिलाधीश या जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। अमूमन कलेक्टर को ही डीएम की पावर दी जाती है। इसके बाद आते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात होते हैं, उनको एसडीएम की पावर दी जाती है। उसके बाद आते हैं अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको राज्य सरकार नियमित और सशक्त करती है, जैसे तहसीलदार हुआ या नायब तहसीलदार हुआ। इन्हें ही अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। तो ये सब जो अधिकारी होते हैं, इनको पावर होती है सेक्शन 144 की उद्घोषणा करने की या धारा 144 लगाने की, और ये किसी भी ऐसी चीज को प्रतिबंधित कर सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर या लोक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हो। जैसे कई बार पतंग उड़ाने वाले चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया जाता, आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कार्रवाई भी धारा 144 के तहत ही की जाती है। कई बार गणेश चतुर्थी के समय पीओपी से बने गणेश जी को प्रतिषेध कर दिया जाता है, शायद इंदौर में किया था लास्ट टाइम। ये भी धारा 144 के तहत ही किए गए थे। जनरली सेक्शन 144 लागू किया जाता है जहां कोई दंगा या बलवा होने की संभावना होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो, तो ये धारा लागू होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना तो खड़े हो सकते हैं और ना ही लोग ग्रुप बनाकर चल सकते हैं। ये सभी प्रोविजन सेक्शन 144 में किए गए हैं। सबसे जरूरी बात, कर्फ्यू शब्द हमारी सीआरपीसी में कहीं भी नहीं है।
अब एक और जरूरी प्रश्न आता है कि क्या सेक्शन 144 में शूट आउट के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे फिल्मों में होता है, किसी भी स्थान पर लोगों का खड़ा होना मना होता है और जो भी दिख जाए उसको गोली मार दो, बस यही होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 144 के तहत ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि इस तरह का आदेश 144 में प्रोक्लेम नहीं हो सकता। सेक्शन 144 एक बार लागू कर दिया जाए तो मैक्सिमम 2 महीने के लिए लागू रह सकता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। सेक्शन 144 का सब सेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के तहत दिए जाने वाला आदेश किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या लोगों के समूह को दिया जा सकता है जो किसी एक स्थानीय क्षेत्र के निवासी हो या वहां पे निवास करते हो। सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4 कहता है कि सेक्शन 144 के तहत जारी किया जाने वाला कोई भी आदेश अधिकतम 2 महीने के लिए ही लागू रहेगा। लेकिन हाँ, राज्य सरकार कुछ बातों को ध्यान में रखकर, जैसे मनुष्य के शरीर या जीवन को खतरे से बचाने के लिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या किसी दंगे और बलवे के निवारण के लिए इस आदेश को अधिकतम 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा लागू नहीं होगा। सेक्शन 144 के स्कोप और एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो सेक्शन 144 का संबंध ज्यादातर अर्जेंट किस्म के मामलों से ही होता है, जिसमें किसी खतरे की आशंका हो, ऐसा खतरा जिसमें लोक शांति पर प्रभाव पड़ता हो या फिर बलवा या कोई दंगा होने की संभावना हो, वहीं सेक्शन 144 प्रोक्लेम किया जाएगा। सेक्शन 144 के तहत एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय ऑर्डर जारी किया जा सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी या अस्थायी होगा, यानी परमानेंट नहीं होगा और वो मैक्सिमम 2 महीने के लिए लागू होगा। केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही राज्य सरकार इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। ये सभी बातें लॉ स्टूडेंट या फिर जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेक्शन 144 का टोटल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने तकरीबन सभी जरूरी बातों पर डिटेल से बात की है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि सेक्शन 144 को लेकर इन जजमेंट्स को आप अच्छे से समझ लें और चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इनबॉक्स तो तकरीबन हाय, हेलो या फिर प्रमोशनल मटेरियल से भरा रहता है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, सीधे अपने ईमेल के द्वारा अपने सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपने सुझाव दे सकते हैं। ईमेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2003 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब भी कोई काम करेंगे या कोई ऑर्डर आदेश जारी करेंगे, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को ध्यान में रखकर ही सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई करेंगे और ये आदेश किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ पब्लिक पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 का प्रयोग किया जाएगा। प्रवीण भाई तोगड़िया वाले केस में दोबारा 2004 में एक जजमेंट आई, जिसमें कहा गया कि DM, SDM और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ इसमें ADM यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं और वो भी सेक्शन 144 प्रोक्लेम कर सकते हैं। मोला बक्स वर्सेस रामरूप शाह 1983 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 के तहत दिए गए 2 महीने का समय जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से ना होकर बल्कि उस दिन से होगा जिस दिन से इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर का इनिशिएशन हुआ है, ये इनिशिएट हुआ था या इसकी जिस दिन से शुरुआत हुई है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस के मिश्रा, AIR 1971 का एक केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। एक और केस है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 144 के तहत दिया जाने वाला आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। ये ना तो जुडिशियल या न्यायिक है और ना ही ये अर्ध न्यायिक है। याद रखिए, ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। एक और केस है M मोक्काराज वर्सेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1991 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि जब कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 के तहत कोई ऑर्डर पास करे, कोई आदेश दे, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि अगर अर्जेंट एक्शन लेना जरूरी है और प्रिवेंटिव एक्शन लेना भी जरूरी है। इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो ही ये ऑर्डर लीगल होगा। अगर ये पता चलता है कि रियलिटी में ऐसा कोई एक्शन लेने की या ऐसा कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये ऑर्डर इनवैलिड होगा, अवैध होगा। दोस्तों, सेक्शन 144 को लेकर जितनी भी एकेडमिक इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ही साफ और सरल शब्दों में मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। इसके अलावा कुछ एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में भी यही कवर होता है तकरीबन। बस केस लॉ और एग्जाम्पल्स कुछ हैं जो वो बढ़ जाते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए ये केसेस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और आम जन के लिए केस लॉज को छोड़कर बाकी जानकारी है जो कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि सेक्शन 144 क्या है, कब ये लागू किया जा सकता है और किस किस के पास इसको लागू करने की शक्ति होती है और कितने दिन तक ये लागू किया जा सकता है, कब ये वैलिड होगा, कब ये इनवैलिड होगा। उम्मीद है कि 144 को लेकर दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।